हम पेपर डिस्कशन करते हैं। पुराना ये एसएसबी का पेपर है। देखिए कुछ आपके पूरे सिलेबस में देयर आर सम थिंग्स जो कोई पढ़ाता नहीं है प्रिसाइसली, बिकॉज वो जनरल नॉलेज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जनरल नॉलेज टाइप के। फॉर एग्जांपल वी हैव जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में यू हैव टू स्टडी अ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स, है ना, बिगिनिंग फ्रॉम योर ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमी, हिस्ट्री, दीज यू हैव टू कंप्लीट दीज एंटायर कंपोनेंट्स। पर कुछ हो गया जो आपने अभी तक लाइफ में पढ़ा होता है, जनरल नॉलेज क्या है आपकी, तो वहाँ से एसएसबी आपके अगर 120 सवाल है, 10-15 सवाल वैसे भी होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, जो कोई पढ़ाता नहीं है प्रिसाइसली। तो वो ऐसे मिसलेनियस करके आपकी कॉपी में, जैसे ही हमें कभी होगा ना, जैसे आज का स्लॉट हमें मिला, सर ने अभी कॉल किया कि वो नहीं आ पाएंगे, तो कभी ऐसा स्लॉट मिल जाता है एक मिसिंग क्लास, उसमें हम मिसलेनियस चीज़ें डिस्कस किया करेंगे ताकि टाइम भी ज़ाया ना हो आपका, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में, किसी भी कॉपी में मिसलेनियस करके एक ऐसा ये बनाएंगे जहाँ पर हम कुछ ऐसे ही रैंडम सी चीज़ें उठाकर उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। जो ऐप पे पढ़ रहे हैं उनको ऐप पर भी ऐसा मिसलेनियस करके फोल्डर है, वहाँ पर ये लेक्चर्स फिर अपलोड हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में, बिल्कुल जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन है। आपने ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना अभी, इंडियन वर्ल्ड चल रही है अभी, मूनसून चल रहा है, ठीक। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं पढ़ा अभी आपने, पढ़ लिया, ठीक। तो इक्वेटर जो है कौन सा लैटिट्यूड है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो इनको हम कहते हैं हायर लैटिट्यूड्स, है ना। फिर जैसे जैसे यहाँ जाएंगे दीज आर ऑल्सो हायर लैटिट्यूड्स, ये नहीं कि ऊपर वाला हायर है नीचे वाला लोअर है। लोअर हो गया क्लोज टू इक्वेटर, हायर हो गया क्लोज टू पोल्स, ठीक। तो हम ऊपर जाते हैं तो ये आपके लैटिट्यूड्स इस तरीके से। अब लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल्स भी कहते हैं, है ना, तो पैरेलल्स भी कहते हैं बिकॉज एक लैटिट्यूड दूसरे लैटिट्यूड के पैरेलल चलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आया था आपके इक्वेटर पे अगर आपका वजन 10 किलो है और आप पोल्स की तरफ जा रहे हैं, ऑप्शन में लिखा था आप में से इनमें से कौन सा सिनेरियो आपका हो सकता है। पहला ऑप्शन था आपका वजन 10 किलो से कम होगा, दूसरा ऑप्शन था आपका वजन 10 किलो से ज़्यादा होगा, तीसरा था आपका वजन सेम रहेगा, चौथा था आपका वजन वेट की बात कर रहा हूं मैं, वेट की बात कर रहा हूं, आपका वजन 0 हो जाएगा। तो आप इक्वेटर पे हो, आपका वजन वहां पर कितना है 10 किलो, और आप पोल्स की तरफ जा रहे हो, तो वजन बढ़ेगा घटेगा, बराबर रहेगा या 0 हो जाएगा, बराबर रहेगा ना। वजन थोड़ी ना बढ़ता है एक जगह से दूसरी जगह में, नहीं ना बढ़ता है, क्या बढ़ता है, वेरी गुड। देखिए अर्थ है ना आपका, अर्थ के पूरे सरफेस पे ग्रेविटेशन बराबर नहीं है, ग्रेविटेशन चेंज है। ग्रेविटेशन जो आपका खिंचाव है अर्थ का, वो कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। इक्वेटर पे ग्रेविटेशन पूरे अर्थ पे सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। तो इसीलिए इक्वेटर का इस्तेमाल किया जाता है जब भी किसी रॉकेट को आपको आसमान में भेजना है, हम उसको कहाँ से भेजते हैं, इक्वेटर से भेजते हैं, बिकॉज इक्वेटर पे खिंचाव ज़्यादा नहीं है तो रॉकेट जल्दी से उड़ जाता है। तो जब भी आप कोई भी लॉन्च देखेंगे, चाहे इंडिया का लॉन्च देखो आप, चाहे इंडिया यहाँ पर है ना, इंडिया यहाँ पर है, इंडिया जब भी रॉकेट्स फेंकता है, जैसे PSLV जा रहा है, GSLV जा रहा है, गगनयान मिशन होगा, शुक्रयान मिशन है, मंगलयान हुआ, मंगलयान में हमने रॉकेट भेजा, कौन सा रॉकेट भेजा, PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जल्दी बैठो, जहां पे सीट मिलेगी उधर ही बैठ जाओ। देखिए हमारे पास इसरो के पास, जो हमारी स्पेस एजेंसी है, उनके पास अलग अलग रॉकेट्स है। रॉकेट कुछ ऐसा दिखता है आपको, इस रॉकेट में आपकी सैटेलाइट जाती है, सैटेलाइट ये ऊपर बैठती है इस पे, और ये आपका बूस्टर होता है जिसमें फ्यूल जाता है, ये जलकर यहाँ से थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा, रॉकेट आपका ऊपर उठेगा। ऐसे रॉकेट्स इंडिया ने बहुत सारे बनाए हैं। सबसे पहले आज़ादी के टाइम रोहिणी रॉकेट फैमिली थी हमारी, रोहिणी रॉकेट फैमिली, ये आज़ादी के टाइम हमारे साउंडिंग प्रोब्स थे, एटमॉस्फेयर तक जा पाते थे।
उसके बाद हमने इनका एक एडवांस्ड वर्जन बनाया जिसको हम कहते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या कहते हैं? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वी कॉल इट SLV। लॉन्च व्हीकल का मतलब होता है रॉकेट। लॉन्च व्हीकल का मतलब हो गया, तो रॉकेट आपका एक लॉन्च व्हीकल है। लॉन्च व्हीकल यानी ये एक व्हीकल है, एक साधन है जिस पर आप कुछ लॉन्च करते हो। तो रॉकेट आपका एक व्हीकल है जिस पर हम लॉन्च क्या करते हैं? सैटेलाइट को एक ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए। तो ये आपका व्हीकल बनता है, इसी को रॉकेट कहते हैं। तो हमारे पास पहले कौन से रॉकेट्स थे? रोहिणी रॉकेट फैमिली। उसके बाद क्या बनाया? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये हमारे छोटे रॉकेट्स थे। फिर हमने इससे भी एक एडवांस्ड वर्जन बनाया, वी कॉल इट ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वी कॉल इट ASLV। तो फिर ये बनाया। उसके बाद हमने बहुत मेहनत करके एक इतना बड़ा रॉकेट बनाया कि हमें ना ही इसकी जरूरत थी फिर ना ही इसकी जरूरत थी। दोनों को डीकमीशन करके वी क्रिएटेड PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए पोलर सैटेलाइट हो गया जहां आप 800 किलोमीटर तक, 600 किलोमीटर तक, 900 किलोमीटर तक सैटेलाइट को पहुंचाना चाहते हो। लेकिन अगर आपके पास एक भारी सैटेलाइट है जिसको आप हजारों किलोमीटर ऊपर ले जाना चाहते हो, जैसे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है जो 35,786 किलोमीटर ऊपर है, इतने दूर तक ले जाने के लिए आपके पास एक बड़ा रॉकेट होना चाहिए, जो इंडिया ने बनाया GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये हमारे पास लॉन्च व्हीकल्स है, रॉकेट्स है अलग अलग टाइप के। फिर इसके अंदर जो ये GSLV है, मैंने कहा इंडिया का सबसे बड़ा रॉकेट है। GSLV में ये सबसे बड़ा रॉकेट तो है ही, लेकिन ये सबसे दूर भी जा पाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जबरदस्त इंजन इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं क्रायोजेनिक इंजन। इसके अंदर क्या इस्तेमाल होता है? क्रायोजेनिक इंजन GSLV के अंदर। तो GSLV में एक इंजन है जिसको हम CE कहते हैं, जो जबरदस्त थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, आपका रॉकेट बहुत दूर तक जा पाता है। तो इंडिया को अगले आने वाले कुछ सालों में एक मिशन करना है बाय द नेम ऑफ गगनयान। बाय द नेम ऑफ गगनयान मिशन। गगनयान मिशन क्या है? इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, जहां पर हम इस रॉकेट के ऊपर ह्यूमंस को डालेंगे और उनको ऊपर तक ले जाएंगे। अब ये सब करने के लिए आपके पास बहुत बड़ा रॉकेट होना चाहिए जिसमें पेलोड कैपेसिटी बहुत जबरदस्त हो, वजन उठाने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो। और ये किसमें, ये सलाहियत किसमें है? क्रायोजेनिक इंजन में। तो जब हमने GSLV बनाया, ये रॉकेट बनाया, इसमें जो क्रायोजेनिक इंजन बनाना था, ये बनाना सबके बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात भी नहीं थी। तो हमने रशिया से मंगवाया था। तो वो हमने जो क्रायोजेनिक इंजन रशिया से मंगवाया और फिर अपना GSLV बनाया, वो हमारा बन गया GSLV Mark 1। क्या बना? GSLV Mark 1। ये इंडिया का वो रॉकेट है जो GSLV है, लेकिन जिसका क्रायोजेनिक इंजन कहां से आया है? रशिया से आया। Mark 1 आपका रशियन क्रायोजेनिक इंजन पे चलता है। उसके बाद इंडिया ने कहा नहीं, हम अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाएंगे, खुद का, इंडिजिनसली। तो हमने खुद का बनाया क्रायोजेनिक इंजन जो इंडिया का खुद का है, वी कॉल इट 7.5, CE 7.5। और ये बन गया इंडिया का GSLV Mark 2। GSLV Mark 2। Mark 2 में क्या है? इंडिया का खुद का क्रायोजेनिक इंजन 7.5। उसके बाद हमने उससे भी बेहतर क्रायोजेनिक इंजन बनाया, क्रायोजेनिक इंजन 20, जिसको हम कहते हैं GSLV Mark 3। इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रॉकेट इज GSLV Mark 3। इंडिया का खुद का रॉकेट है ये, ठीक है। ये रिसेंटली 2014 के बाद से ऑपरेशनल हुआ। अब जब हम ये गगनयान मिशन करेंगे, इसमें कौन सा रॉकेट इस्तेमाल होगा? Mark 3। ये ऐसा रॉकेट है जो 4000 किलो की सैटेलाइट को ऊपर ले जा सकता है। 4000 किलो, हेवी बड़ा रॉकेट। अब इस इतने बड़े रॉकेट को जब आपको लॉन्च करना है तो कहां से लॉन्च करेंगे? हम उसको उस जगह से लॉन्च करना चाहेंगे जहां पर खिंचाव काफी कम हो। और अगर आप उसको पोल से लॉन्च करेंगे, पोल्स पे ग्रेविटेशन ज्यादा होती है, खिंचाव ज्यादा होती है, तो हम पोल से कभी भी लॉन्च नहीं करते। हम जब भी लॉन्च करेंगे, वी विल बी एज क्लोज टू द इक्वेटर एज पॉसिबल। जितना इक्वेटर के नजदीक होंगे, लॉन्च आसान हो जाएगा, बिकॉज खिंचाव कम होगा, ठीक है। तो इंडिया, ये है इंडिया का मैप। इंडिया की जितनी भी लॉन्च बेसिस है, वो सब की सब इंडिया के साउदर्न रीजन में है, पेनिनसुलर प्लेट्यू में, साउदर्न साइड से। वाई साउदर्न साइड? बिकॉज इट इज नियर टू द इक्वेटर, ठीक है।
ऐसे ही पानी में फ्रेंच गुयाना, यहाँ पर बाइकनूर, कॉस्मोड्रोम, लाइकवाइज यू हैव केप कनावरल, फ्लोरिडा, ये सारे के सारे इसके इक्वेटर के नज़दीक है, बिकॉज इक्वेटर पे ग्रेविटी कम है। तो सवाल का जवाब क्या होगा, जैसे आप इक्वेटर से ऊपर ऊपर जाएंगे, यहां पर अगर 10 किलो वजन है तो वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा। अब वजन, अब ये बेसिक सी चीज़ है जो यहाँ पर कोई पढ़ाएगा नहीं आपको, कि मास और वेट में फ़र्क क्या होती है। मास ऐसी चीज़ है जो इंट्रिंसिक है, जो बदलता नहीं। वेट ऐसा होता है जो ग्रेविटेशन के बदलने से बदलता है, ठीक है। तो अगर मैं अर्थ पे 60 किलो का हूं, अर्थ पे अगर मैं 60 किलो का हूं, मैं अगर मून पे जाऊंगा, मेरा वजन वहां कितना होगा, डिवाइडेड बाई 6, 10 किलो। मेरा वजन मून पे 10 किलो होगा। वो वजन वेट होता है, बिकॉज मून की ग्रेविटी उतनी, अर्थ की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द मून। तो जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे, ग्रेविटी बढ़ेगी, तो वैसे ही आपका वजन भी बढ़ेगा। क्लियर है, ठीक है। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन सॉल्व। काफ़ी आसान सा सवाल। One more question. Light year is a measure of. Light year is a measure of. दो मिनट रुकते हैं।
चलिए ये आसान सा सवाल है, सबको पता है। आंसर क्या है इसका? डिस्टेंस। वाई डू वी मेजर डिस्टेंस इन लाइट ईयर्स? आपका मीटर, किलोमीटर, जैसे सेंटीमीटर से मीटर पे गए, फिर किलोमीटर पे गए, फिर ऐसे ही चलते 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 जब आप बहुत लंबी डिस्टेंसेस मेजर करते हो तो मीटर वीटर फिर इतने हो जाते हैं कि आप उसको गिन भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सोलर सिस्टम है, कुछ यूँ इस तरीके से, बीच में आपका सन, ये हमारा सन है जिसका ये अपना स्टार सिस्टम है। सन आपका, बीच में उसके अपना प्लैनेट्स। इसके दूर, बहुत दूर एक और स्टार है, ठीक है, एक और स्टार है जिसका अपना सिस्टम है, वहाँ पर अपने प्लैनेट्स होंगे उसके। अब इन दो की बीच की डिस्टेंस जब आप मेजर करेंगे, अगर आप उसको मीटर्स, किलोमीटर्स में दिखाएंगे, वो इतना बड़ा नंबर आएगा जिसको आप गिन भी नहीं सकते। तो हमें इतनी लंबी डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए लाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है। बिकॉज आइंस्टाइन ने कहा था कि दुनिया में सबसे तेज़ लाइट भागती है। सबसे तेज़ कौन भागती है? लाइट। और लाइट क्या है? कोई डिफाइन कर सकता है? कोई साइंस स्टूडेंट? व्हाट इज लाइट? Sensation of sight? Light, what is it made up of? Sensation of vision? Yes. Light is made up of packets of energy known as photons. Light जब पड़ती है आंखों पर तो क्या पड़ता है असल में? Photons पड़ते हैं। यहाँ से एक और सवाल निकल सकता है, Which is the most abundant particle in the universe? पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा कौन सा पार्टिकल पाया जाता है? वो कौन है? फोटॉन्स। सबसे ज़्यादा दुनिया भर में इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, क्या है सबसे ज़्यादा? फोटॉन्स है। नंबर 2 पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? न्यूट्रिनोज। क्या पाया जाता है? न्यूट्रिनोज। सन से जब आप बाहर निकलेंगे, सनलाइट है, सन से बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज निकलते हैं जब लाइट निकलती है वहाँ से, और वो आपके बॉडी के थ्रू निकल जाते हैं एंड यू डोंट इवन फील इट। वाई? बिकॉज न्यूट्रिनोज आर मासलेस एंड चार्जलेस पार्टिकल्स जो आपकी बॉडी के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं, तो आपके थ्रू निकल जाते हैं एंड यू डोंट इवन फील इट। ठीक है, वी हैव फोटॉन्स, द मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल इन द यूनिवर्स। आइंस्टाइन ने कहा था फोटॉन्स का जो मास है वो क्या है? 0। मासलेस पार्टिकल है। क्या मेरा कोई मास है ना? मास मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा आपको कि इस मार्कर का मास है कुछ, अब मैं बोलूंगा इसका मास कैसे निकाल सकते हैं, तो आप बोलेंगे ये जो जिन कंपोनेंट्स से बना है उन सब का मास ऐड करेंगे तो मार्कर का मास मिल जाएगा। तो मैं इसको टुकड़े टुकड़े करके देखूंगा इसका इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का मास कितना है। तो टुकड़े टुकड़े करते 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 सबसे छोटा टुकड़ा जो मैं कर सकता हूं उसको हम क्या कहते हैं? एटम। एटम को कहते हैं ना इनडिविजिबल, जो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। फिर हमने 2 एटम्स को पकड़ा, उनको आपस में टकराया तो वहां फंडामेंटल पार्टिकल्स बाहर आए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर 2 प्रोटॉन को पकड़ा, उनको आपस में टकराया, वहां क्वार्क्स बाहर आए। तो हमें पता चला क्वार्क है असल में जो सब चीज़ों के अंदर फंडामेंटल है। तो उस बेसिस पे स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स आता है जो हर पार्टिकल को अलग अलग जगह पर लगाता है। ठीक, तो वहां पर उसने कहा कि जब आप फोटोन का वजन, अब देखिए मेरा वजन क्या है, जिस मेरे एटम का वजन, तो जो मैं जिन एलिमेंट्स में से बना हूं मैं उन एटम्स को लूंगा, उनको जमा करूंगा, उनका वजन जमा करूंगा तो मुझे अपना मास मिलेगा। लेकिन एटम्स के अंदर असल वजन किसका है? असल वजन होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। और उसके अंदर असल वजन किसका है? क्वार्क्स का। और क्वार्क्स के अंदर क्या है? स्ट्रिंग्स, जिसका कुछ वजन ही नहीं। ठीक है, तो जब आप इसमें व्हेन यू ड्वेल डीप इन क्वांटम मैकेनिक्स, वहां पर असल में कुछ भी नहीं है, फिर फाइनली वहां कुछ नहीं होता है। और इट इज सो मिस्टीरियस दैट आइंस्टाइन हेटेड क्वांटम मैकेनिक्स बिकॉज इट गिव्स राइज टू क्वांटम बिहेवियर जो समझ ही नहीं आता है, दिमाग से बाहर की बात है। जैसे क्लासिकल फिजिक्स में देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कि कोई भी चीज 2 जगह पर सेम टाइम पर नहीं हो सकती है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? कोई भी चीज 2 जगह पर सेम टाइम में नहीं हो सकती है। क्या यह सही स्टेटमेंट है? अगर सन यहां पर है इस वक्त तो सन इसी वक्त यहां पर नहीं हो सकता है ना? ये सही। मैं इस वक्त इस जगह पर खड़ा हूं, मैं इसी वक्त उस क्लास में भी नहीं हो सकता। दिस इज क्लासिकल मैकेनिक्स का फंडामेंटल लॉ है। क्वांटम मैकेनिक्स इस बात को नहीं मानता है। क्वांटम मैकेनिक्स, एंड दिस इज ट्रू, ये कोई ऐसी दास्तान नहीं है, ये सच है। हमने इसको एविडेंस के साथ प्रूव किया है कि एक पार्टिकल एक वक्त में 2 जगह पर हो सकता है, एक ही वक्त में 2 जगह पर हो सकता है। दिस इज क्वांटम बिहेवियर, जो समझ आने वाली चीज, आम लोगों के समझ नहीं आती बात। ऐसे 2 पार्टिकल, इनको क्वांटम एंटेंगलमेंट, 2 पार्टिकल्स को आप
कायनात के दो अलग साइड पे रखो, दो बहुत दूर रखो, जो आपस में कभी कम्युनिकेट ही ना कर पाए, एक को एक साइड से रखो, दूसरे को दूसरी बाउंड्री में रखो, फिर एक के साथ कोई छेड़खानी करो, जिस वक्त आपने उसको कुछ छेड़खानी की दूसरा बदल जाएगा उसी वक्त, सेम टाइम पे। ये कैसे होता है अभी तक हमें पता नहीं है। इसीलिए ऐसी बिहेवियर से, ये आइंस्टाइन ने कहा था, इट इज स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, यानी बहुत दूर अगर आप किन्हीं पार्टिकल्स को रखोगे, एक के बदलने से दूसरा बदल जाता है। ये कैसे होता है अभी तक कुछ नहीं पता हमें। तो आइंस्टाइन ने इसको स्पूकी एक्शन कहा था। ये परसों केस के प्रीलिम्स में आया था कि ये दो पार्टिकल्स के बीच में एंटेंगलमेंट को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट स्पूकी एक्शन, जो आइंस्टाइन ने कहा था। तो आइंस्टाइन ने वही कहा कि जो फोटॉन्स है वो क्या है, मास, इसका कोई वजन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर हूं और मेरे साथ ये लड़का है, अब हम दोनों में से आपका वजन कितना है, 50 किलो, 50 किलो के आप कितना निकलेगा इसको, तो 50 किलो, मैं 90 किलो, ठीक है। तो हम दोनों में से इसका वजन कम है, ज़्यादा दूर तक कौन भागेगा और ज़्यादा तेज़ कौन भाग पाएगा, जनरली जो हल्का होगा, है ना। अब वो अलग बात है, किसी को सिगरेट पीते पीते वो नहीं दौड़ पाता ज़्यादा, लेकिन अगर कोई हेल्दी है, सेम है, तो वो अच्छा भाग सकता है। जो हल्का है वो तेज़ भागेगा, सिंपल सी है ना, सिंपल सा ये, जिसका फैट ज़्यादा नहीं है वो तेज़ भागेगा, बट नेचुरल। तो वज़न जितना आपका कम होता जाएगा उतना आपकी स्पीड बढ़ती है। जितना आपका वज़न ही नहीं होगा तो आपकी स्पीड सबसे फास्ट होगी, एंड दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, जिससे तेज अभी तक कायनात में कोई भी नहीं भाग पाता है। स्पीड ऑफ लाइट इज द कांस्टेंट ऑफ द यूनिवर्स। इस स्पीड ऑफ लाइट से तेज आज तक हमने कोई पार्टिकल नहीं पाया है जो स्पीड ऑफ लाइट के बैरियर को पास कर सके। इसीलिए लाइट जो है जब ये ट्रैवल करती है, इट इज द फास्टेस्ट स्पीड इन द यूनिवर्स। हाउएवर देयर इज एन इमेजिनरी पार्टिकल, देयर इज एन इमेजिनरी पार्टिकल जो अभी हमने डिटेक्ट तो नहीं किया है पर इमेजिनरी है। देयर इज अ हाइपोथेसिस कि एक पार्टिकल ऐसा हो सकता है जो स्पीड ऑफ लाइट के बैरियर को सरपास कर सके, एंड दे कॉल्ड इट टैक्यून्स। दे कॉल इट टैक्यून्स। टैक्यून्स कहा जाता है दे विल ट्रैवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन अभी तक वी हैव नॉट डिटेक्टेड देम। अगर फोटॉन्स का मास 0 होने के बाद मैक्सिमम जो उन्होंने स्पीड अटेन की वो कितना है, स्पीड ऑफ लाइट, तो टैक्यून स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज जाएंगे तो उनका मास कैसा होगा, तो उन्होंने कहा इनका मास इमेजिनरी मास होगा। क्या मास होगा, इमेजिनरी मास क्या है अभी तक पता, कुछ इमेजिनरी मास होगा जो स्पीड ऑफ लाइट के बैरियर को सरपास कर सके, अभी तक तो नहीं मिला है। तो दिस इज फोटॉन्स, मास 0, स्पीड ऑफ लाइट। अब ऐसी चीज जो इतने फास्ट भाग सकती है, इस लाइट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो हमने देखा ये जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, इन दो गैलेक्सीज के बीच की डिस्टेंस किलोमीटर्स में मेजर नहीं हो सकती, लाइट में मेजर हो सकती है। तो हमने देखा यहां से लाइट को ट्रैवल करने में, फोटॉन्स को ट्रैवल करने में हमारी गैलेक्सी तक कितना टाइम लगता है, तो हमें पता चला 4 साल लगते हैं। कितना, 4 साल लगते हैं लाइट को ट्रैवल करने में। सन से जब लाइट निकलती है अर्थ तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगता है, 8 मिनट। मून से लाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 1 सेकेंड। कितना, आपने आंख झपकाई ना, मून से इधर लाइट पहुंच गई। ये स्पीड ऑफ लाइट है, इतना फास्ट। ऐसी स्पीड पर इस लाइट को एंड्रोमेडा गैलेक्सी से मिल्की वे गैलेक्सी तक आने में कितने साल लग रहे हैं, 4 साल। 4 साल ट्रैवल कर रही है फिर जाके पहुंची। तो इसने जितनी डिस्टेंस ट्रैवल की उसको हम क्या बोलेंगे, 4 लाइट ईयर्स। 4 लाइट ईयर्स, दिस इज द डिस्टेंस दैट लाइट हैज ट्रैवल्ड इन 4 ईयर्स। तो क्या होता है, पारसेक। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, स्पेलिंग क्या है इसकी, PAR, I'll check it out, मुझे ऐसे आइडिया नहीं। ओके, सो हमने डिस्टेंस मेजर की, ठीक है। अब देखो, देयर इज वन मोर थिंग दैट यू हैव टू सी हियर। दिस इज अ जनरल नॉलेज टाइप का थिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप शाम को घर से बाहर निकलते हो, अब आप नाइट में हो और नाइट में आपको सितारे दिखते हैं।
सो योर हेयर आउटसाइड योर होम, आप बाहर निकले, आसमान की तरफ देखा, एक सितारा आपको दिखा। ये सितारा आपको क्यों दिखा? बिकॉज वहाँ से लाइट आई है ना आपकी आंखों तक, तभी तो दिखा। अब ये लाइट आप देख रहे हो। एंड मे बी दिस स्टार, मोस्ट ऑफ द स्टार्स लाइक वी हैव in the night sky, ये स्टार is 75 light years away from you. How much? 75 light years away from you. एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस स्टार से जब लाइट निकली, जो आप तक पहुंची है, उसको कितने साल लगे? 75 साल लगे आप तक पहुंचने में। तो इस वक्त जो आप देख रहे हो, ये इस वक्त की इमेज, ये 75 साल पुरानी इमेज है। इस वक्त ये स्टार होगा भी वहां पर या नहीं होगा अभी हमें पता, वो कब पता चलेगा? 75 साल के बाद पता चलेगा। तो दिस इज अ सिंपल एनालॉजी। जब आप बाहर जाते हो और आप सितारे देखते हो, दैट इज नॉट द करंट इमेज ऑफ द स्टार, दैट इज द इमेज जो जब वहां से लाइट निकली थी, जो अब देख रहे हो आप, वो उस वक्त की इमेज है जब वो वहां से निकली थी। जो अब वहां से निकल रही है वो आपको 75 साल के बाद मिलेगी। ठीक है? सो दिस इज लाइट ईयर्स में हम कैसे मेजर करते हैं डिस्टेंसेस को। ऐसे ही रिसेंटली एक और टॉपिक है, ये भी क्वेश्चन आया था, आई बिलीव कि इस बार भी आ सकता है, जैसे कॉप पे क्वेश्चन आता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो सवाल आते हैं, इस पे बहुत ही आसान किस्म के सवाल आते हैं। जैसे COP 26 कहाँ पर हुआ, उसमें मेजॉरिटी क्या उन्होंने वहाँ पर अडॉप्ट किया, कौन सी चीज़ें अडॉप्ट की। COP क्या है? जैसे अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना? हो रहा है क्लाइमेट चेंज, किस वजह से हो रहा है? देखो ये जनरल नॉलेज है, यू शुड नो दीज थिंग्स। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग ही क्लाइमेट चेंज है। वो क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग यानी ऑन एन एवरेज जो हमारा एवरेज सरफेस टेम्परेचर है पूरे अर्थ का, वो बढ़ रहा है। अगर 15 डिग्री है, वो 16 हो रहा है, 17 हो रहा है। इसके बढ़ने से क्या होगा? सी लेवल राइज हो जाएगी, ग्लेशियर बेल्ट होंगे, सी लेवल राइज होगी, आइलैंड रीजन सारे सबमर्ज हो जाएंगे। और ओशन का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ओशन की जो लाइफ है, जो मरीन लाइफ है, वो हायर टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर सकती है। वो हमारी तरह नहीं होते कि यहाँ पर आप -5 में विंटर में थे, फिर +30 पे जाओगे जब समर आएगा। हम इतनी वैरीड टेम्परेचर रेंज को बर्दाश्त कर सकते हैं, फिशेस बर्दाश्त नहीं कर सकती इतनी वेरिएशन टेम्परेचर में। तो अगर ओशन लाइफ में हल्का सा भी टेम्परेचर राइज होता है, बहुत सारी फिशेस मर जाती है उसकी वजह से, मरीन लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कोरल ब्लीचिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्लाइमेट चेंज की वजह से। सवाल ये है क्लाइमेट चेंज क्यों होता है? क्लाइमेट चेंज दो तरीके से हो सकता है। एक होता है इसके नेचुरल कॉजेज, एक क्या इसके, दूसरा होता है इसके एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। मुझे ये पढ़ाना है, दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मुझे ये बताना है। नेचुरल यानी क्लाइमेट जो बदलता है, इसके नेचुरल कॉजेज ही असल होते हैं जो ये बदल रहा होता है। एंथ्रोपोजेनिक हो गया मैन मेड कॉजेज। एंथ्रोपोजेनिक क्या है? मैन मेड कॉजेज। अभी देखिए क्या है बात, इंसान इतनी बड़ी मखलूक नहीं है कि वो किसी प्लैनेट का क्लाइमेट बदल सके। हमारा इतना फुटप्रिंट नहीं है। अगर आप दुनिया, यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो, अगर आप दुनिया की 750 करोड़ लोगों को सबको एक जगह पर फिट बैठाओगे, वो न्यूयॉर्क सिटी में फिट बैठ जाएंगे, एक सिटी में। इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है हमारी जो बताया जा रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाज अ थिंग ऑफ द पास्ट, इट्स नॉट नो मोर हैपनिंग नाउ। बर्थ रेट बहुत कम हो रही है। इनफैक्ट आने वाले सालों में प्रॉब्लम नहीं होगा कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, आने वाले सालों में प्रॉब्लम ये होगा कि पॉपुलेशन कम है। बिकॉज बच्चे पैदा नहीं हो रहे, लोग बच्चे पसंद नहीं कर रहे ज़्यादा। उसकी अलग वजह भी है। सबसे पहली वजह बच्चे पैदा क्यों नहीं हो रहे? हमारा एजुकेशन सिस्टम। बिकॉज आपका एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि 30 साल भी हो गए होते हैं, अभी हमारी एजुकेशन ख़त्म नहीं हो गई होती है। 30 साल के बाद 28 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र में हम बाहर निकलते हैं, फिर हम जॉब ढूंढते हैं, फिर हमें 2-3 साल लगते हैं जॉब ढूंढने में। तो एक लड़की की एडवांसिंग एज ऑफ द मदर इज़ द कॉज ऑफ लेस फर्टिलिटी इन फीमेल्स। जैसे उनकी एज बढ़ेगी वैसे वो ज़्यादा बच्चे फिर पैदा नहीं कर पाएंगे। एक लड़की जो 21 साल की उम्र में शादी करेगी,
उससे ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे या वो लड़की जो 35 साल में कर रही है, उसके बाद तो 10 साल के बाद ही मेनोपॉज है, कितने ही बच्चे पैदा कर पाएंगे आप, है ना। सो दिस इज हाउ एजुकेशन सिस्टम इज डिजाइन दैट वे कि आपकी मैरिजेस डिले हो जाए, पहला रीजन। सेकेंड रीजन फर्टिलिटी का गिरने का इज द मेडिसिन सिस्टम या रेडिएशन डोजेस, स्पर्म काउंट कम हो गया है लोगों का। सो दिस इज अ प्रॉब्लम जो अभी हमें फील तो नहीं हो रही, पर जापानीज हैव ऑलरेडी फेल्ड इट। जैसे इंडिया में गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है कि बच्चे ज़्यादा पैदा ना हो, कंट्रोल कर रही है, हम दो हमारे दो, वो क्या है जो लिमिट योर चाइल्ड प्रोडक्शन। लाइकवाइज देयर वाज अ कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम राजीव गांधी के टाइम पकड़ के वो लोग कंपल्सरीली स्टेरिलाइज करा देते थे मर्दों को, ताकि वो बच्चे पैदा ही ना कर सके। कंपल्सरी होती थी और ज़बरदस्ती होती थी, अगेंस्ट योर विल। जिसको करने भी थे उसको अलाउड नहीं था। 1 चाइल्ड पॉलिसी चाइना की, एक ही बच्चा रखना है। ऐसे यूपी के अंदर उन्होंने क्या कहा, उन्हीं को फैसिलिटीज़ मिलेंगी, उन्हीं को इंसेंटिव्स मिलेंगे जिनके 2 ही बच्चे होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे इंसेंटिव नहीं मिलेगा गवर्नमेंट से। तो ये तरीके है कि आप पॉपुलेशन कम करना चाह रहे हैं। इंडिया अभी इस चीज़ को फील नहीं कर पा रहा, लेकिन जापान ने फील किया है। जापान के अंदर आज शादियाँ भी नहीं होती है, बच्चे होना तो दूर की बात है। जापान के अंदर दिस इज अ ट्रू स्टडी, जापान के अंदर बेबी डायपर प्रोडक्शन काफ़ी कम है कंपेयर टू ओल्ड डायपर प्रोडक्शन। ओल्ड एज के को जो डायपर्स चाहिए आज मार्केट में वो ज़्यादा मिलते हैं बेबी डायपर्स से। वहाँ जब शादी नहीं होगी तो बच्चे नहीं होते, तो करियर पे इतना फोकस है, एजुकेशन पे इतना फोकस है, देन यू बर्थ रेट कम हो जाती है। ओवरऑल पूरी दुनिया की बर्थ रेट अभी कम है, ठीक है। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम कि हम क्लाइमेट चेंज की वजह से, अच्छा अब ये है कि पॉपुलेशन उतनी नहीं है तो इंसान उतने बड़े नहीं हैं कि वो क्लाइमेट को बदल सके। हाँ, लेकिन क्लाइमेट चेंज का असर वो बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो क्लाइमेट चेंज नेचुरल कॉजेज से हो रहा है, अगर वो इस स्पीड से हो रहा था, आपकी वजह से उसकी स्पीड थोड़ा बढ़ सकती है, और कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे नेचुरल कॉजेज में आपने देखा होगा, एक ज़माने में अर्थ पे आइस एज हुआ करती थी, है ना, पूरा ढका था आइस से। उससे पहले पूरा अर्थ एक हॉट मोल्टन लावा की तरह था। ये कैसे चेंज हुआ आइस एज में? खुद क्लाइमेट चेंज हुआ नेचुरल कॉजेज से। ऐसे ही फिर आइस एज से आज हम कैसे यहाँ पर पहुंचे? खुद क्लाइमेट चेंज हुआ नेचुरल कॉजेज से। नेचुरल कॉज में वी हैव द मिलानकोविच साइकिल्स। जैसे ये अर्थ का ऑर्बिट है, ये सन है यहाँ पर, इसके अराउंड अर्थ का ऑर्बिट किस शेप में है? कौन सी शेप है? इलिप्टिकल शेप है ना। क्या ये हमेशा इसी शेप में होता है? अर्थ का ऑर्बिट अराउंड द सन चेंज होता है। कभी ये बहुत इलिप्टिकल होता है, कभी ये कम इलिप्टिकल होता है, फिर बहुत इलिप्टिकल होता है, फिर कम इलिप्टिकल होता है। और जैसे जैसे ये अपना ऑर्बिट चेंज करता है, वैसे वैसे अर्थ पे क्लाइमेट चेंज होता है। जब ये अर्थ के नज़दीक आता है, जब इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाती है, यहाँ पर गर्मियाँ आने लगती है। जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हो जाती है तो सर्दियाँ आ जाती हैं। और इसमें करने में 1 लाख साल लगते हैं। ये पूरा साइकिल करने में, वी कॉल इट प्रेसिजन। ये साइकिल होता है 1 लाख साल में। लाइकवाइज अर्थ की एक्सिस है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने। अगर ये नॉर्मल है, ये अर्थ की एक्सिस है ना, दिस इज अर्थ एक्सिस, जिसपे हम क्या करते हैं? रोटेशन। कितने डिग्री पे है? एक्सिस का टिल्ट क्या है अर्थ का? - 45 टिल्ट है। अर्थ की एक्सिस का टिल्ट क्या है अगेंस्ट द नॉर्मल? अर्थ टिल्टेड है, हाँ। अच्छा मुझे बताओ, अर्थ है ना ऐसे रोटेशन करता है ना, ऐसे रोटेशन करता है या ऐसे रोटेशन करता है? टिल्टेड है ना। कितना टिल्ट है? परपेंडिकुलर से कितना टिल्ट है? आर्कटिक सर्कल कौन से लैटिट्यूड पे है? 66.5। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5। 23 क्यों? 24 क्यों नहीं? 25 क्यों नहीं? बिकॉज ऑफ द टिल्ट। बिकॉज ऑफ द टिल्ट। टिल्ट कितना है हमारा? 23.5 डिग्रीज। दिस इज द टिल्ट। अर्थ थोड़ा टिल्टेड है, अर्थ थोड़ा ऐसे टिल्टेड है, ऐसे रोटेशन होती है हमारी, ठीक है। इसी टिल्ट की वजह से मौसम आता है यहाँ, तो ऐसे टिल्ट हो रहा है।
अगर आप ये परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन लगाएंगे, इस इमेजिनरी लाइन से टिल्ट कितना है 23 है ना, हाफ डिग्री। क्या ये टिल्ट हमेशा इतना ही रहता है या चेंज होता है? अर्थ का टिल्ट बदलता है या सेम रहता है? अर्थ का टिल्ट बदलता है। इसको हजारों साल लगते हैं एक साइकिल पूरा करने में। कभी अर्थ का टिल्ट 21 डिग्री पे आता है, कभी 24 पे जाता है। ऐसे साइकिल करते करते अर्थ का टिल्ट बदलता है, हजारों साल लगते हैं इसको टिल्ट बदलने में। और जैसे ही टिल्ट चेंज होगा अर्थ पे क्लाइमेट चेंज होता है। समझ रहे हैं आप? इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। लाइकवाइज वी कॉल दिस इज नोन एज एक्सेंट्रिसिटी। लाइकवाइज वी हैव ऑब्लिक्विटी। फॉर एग्जाम्पल आपने बचपन में देखा होगा ना, जब टॉप घुमाते ना, जैसे घूमते 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 वो तेज तेज घूमता है। टॉप जब घुमाते हैं, जब वो तेज तेज घूम रहा है, फाइनली उसकी स्पीड कम हो जाती है। जब वो स्पीड कम हो जाती है तो थोड़ा डोलने लगता है ना। अर्थ भी क्योंकि रोटेशन कर रहा है, अर्थ भी थोड़ा डोलता है। उसको एक डोल पूरा चक्कर लगाने में 40,000 साल लगते हैं, उससे भी क्लाइमेट चेंज होता है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, द नेचुरल कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। प्लेट टेक्टोनिक्स एक दूसरे के नज़दीक आती है, और हमारा इंडियन प्लेट साउथ में था, ऊपर की तरफ गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। वोल्केनिक इरप्शन से क्लाइमेट चेंज होता है, बिकॉज उससे सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आता है, तो उससे आपका ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। तो दीज आर द नेचुरल कॉजेज। अब फिर एंथ्रोपोजेनिक क्या है? एंथ्रोपोजेनिक है कि हम इस नेचुरल कॉजेज से होने वाले क्लाइमेट चेंज की स्पीड बढ़ा रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से। बिकॉज हमने बहुत सारे ऐसे इमिशंस किए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस, प्रिसाइसली कार्बन इमिशंस, जिसकी वजह से अर्थ की ग्लोबल वार्मिंग जो होनी ही थी लेकिन होती 1000 साल में, हमारी वजह से जल्दी हो जाएगी। यही हम कर सकते हैं एट मैक्स। और इसको रोकने के लिए हमने पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस किया था, जिसका सवाल आया था 2015 में, जिस पर यह कहा उन्होंने कि अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए अबव इंडस्ट्रियल लेवल्स। 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ा तो मैक्सिमम दुनिया भर के बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघलकर सी लेवल राइज कर देंगे, आपका बहुत तहस नहस हो जाएगा आइलैंड रीजन्स का। तो हमने एक लिमिट बनाई कि 2 डिग्री के अंदर अंदर रखना है इसको। कार्बन इमिशंस कम करने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पोल्यूशन, सब कुछ कम करना है। ये कब हुआ था? 2015 में। रिसेंटली हमें पता चला कि उन 2 डिग्री सेल्सियस में जो हमें करना चाहिए था उसको रोकने के लिए, हमने वो किया नहीं, किसी कंट्री ने नहीं किया। इंडिया भी कार्बन एमिशन कर रहा है। चाइना ने तो बोला है हम 2030 तक पीक करेंगे, यानी हम और करेंगे, 2030 के बाद हम गिराएंगे अपने एमिशंस। यूनाइटेड स्टेट्स भी कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना टॉप पर है, इंडिया से उसके बाद है। लेकिन पर कैपिटा एमिशन हमारे ज़्यादा नहीं है, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एमिशन तो हम करते हैं, दुनिया में तीसरे नंबर पे है हम। तो इस एमिशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, एंड वी विल नॉट बी एबल टू रेस्ट्रिक्ट इट बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है क्लाइमेट चेंज पर, COP 1, COP 2, COP 3, COP 4, ऐसे करते करते रिसेंटली कौन सा COP हुआ? COP 26। ये कहां पर हुआ? ग्लासगो में। ये ग्लासगो 26 COP कब हुआ? 2021 में। इस बार इस पे सवाल आ सकता है आपको, जो इस साल एग्जाम दे रहा है ना। नवंबर से पहले पहले अगर एग्जाम दे रहे हो तो यू कैन एक्सपेक्ट ए क्वेश्चन फ्रॉम COP 26। नवंबर के बाद एग्जाम दोगे तो यू कैन एक्सपेक्ट ए क्वेश्चन फ्रॉम COP 27। वाई? बिकॉज नवंबर में इस साल COP 27 होगा इजिप्ट में। ठीक है, इजिप्ट में। ये ग्लासगो कहां पर है? अफ्रीका में है ना। ग्लासगो कहां है? स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूके। COP 27 होगा इजिप्ट में। COP 25 मैड्रिड में हुआ था इससे पहले। COP 25 मैड्रिड। जो क्वेश्चन आया था वो था COP 15 पे, COP 16 पे आया था कि COP 16 में हमने क्या क्या अग्रीमेंट्स किए। तो अगर आपको सवाल आ गया तो आपको किस पे आएगा? 26 पे आएगा। पुराने कॉप्स पे तो नहीं आएगा सवाल, क्योंकि रिसेंट है। COP 26 में इंडिया ने कुछ चीज़ कमिट की है दुनिया के सामने कि हम ऐसा करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से 2 कमिटमेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। COP 26 में इंडिया ने क्या कमिट किया है?
इंडिया ने कमिट किया है सबसे पहले कि हम अपनी एनर्जी कंजम्पशन, यानी इंडिया, आपको यहाँ इलेक्ट्रिसिटी हमें ज़रूरत है, ये लाइट चल रही है यहाँ पर, ये लाइट इलेक्ट्रिसिटी है, कहीं पर प्रोडक्शन तो करनी है ना इसकी। अब जब आप प्रोडक्शन करो, ये क्या है, ये मेरा एनर्जी कंजम्पशन है, ये एनर्जी में कंज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर। ऐसे ही पूरा भारत एज अ नेशन एनर्जी कंज्यूम करता है। जब आप एनर्जी कंज्यूम करते हो, वो कंजम्पशन के लिए पहले प्रोड्यूस तो करनी पड़ेगी, और एनर्जी प्रोडक्शन आमतौर पर फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्रोडक्शन होती है। कोल बेस्ड थर्मल प्लांट्स होते हैं जो फॉसिल फ्यूल्स पे काम करते हैं, जिससे कार्बन एमिशंस होते हैं। इसीलिए हमने क्या कहा कि इंडिया की आधी से ज़्यादा जितनी भी एनर्जी कंजम्पशन है वो हम मीट करेंगे विद रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड वगैरह, जियोथर्मल या जो भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसीलिए इंडिया में इस वक्त सोलराइजेशन की हेवी ड्राइव चल रही है। सोलर पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, सोलर इरिगेशन पंप्स बनाए जा रहे हैं, इन्वर्टर सोलर वाले आ गए, सोलर रूफ आ गया है। आपके पूरे घर की सारी एनर्जी जितनी भी आपको चाहिए, आपको रूफ ऐसा लगाना है, जो हम ये टीन के रूफ लगाते हैं उसको हटाकर सोलर रूफ, सोलर टाइल्स लगाने हैं, वो सारी एनर्जी लेगा, आपको घर पे सारा एनर्जी कंजम्पशन खुद मिल जाएगा उससे। कोई भी वो लाइंस वाइंस लगाने की ज़रूरत अब नहीं, हाई टेंशन वगैरह कुछ भी नहीं। सो इंडिया ने क्या कहा है, बाय 2030 हाफ ऑफ द एनर्जी विल बी मेट बाय रिन्यूएबल्स। बाय 2030 half of the energy will be met by renewables, एक और चीज कहा इंडिया ने परसों ग्लासगो समिट में, उन्होंने दुनिया को कहा कि हम 2070 में कार्बन न्यूट्रल बनेंगे। 2070 में इंडिया विल बी कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल कोई कह सकता है क्या होता है? तो ये कहना था ना 2070 तक हम कार्बन एमिशंस रिड्यूस करेंगे। कार्बन न्यूट्रल क्यों कहा फिर? कार्बन न्यूट्रल हो गया नेट जीरो। सो इंडिया ने दुनिया भर को कहा इंडिया विल बी नेट जीरो बाय 2070। नेट जीरो में समझाऊंगा अभी। नेट जीरो, देयर आर टू टर्म्स इन दिस। जब हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन है ना एक ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। ये चीज़ें पता होनी चाहिए ना आपको। जैसे आपका जो ग्रीन हाउस होता है, ग्रीन हाउस में क्या होता है असल में? नर्सरी देखी है? नर्सरी, इसमें बच्चे पढ़ते हैं, देखा है ना? कौन सी नर्सरी? कौन सी? इधर इधर इधर, क्या नाम है? इधर ही हो। नर्सरी क्या है? कितने साल के बाद नर्सरी से आप फर्स्ट तक पहुंचते हैं? मैं उनको बोला तो इसे डायरेक्ट फर्स्टस बोलो ना। नर्सरी क्या होता है? जहां पर जहां पर हम प्लांट्स की प्रोडक्शन करते हैं इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। तो आपने नर्सरी में देखा होगा, यहाँ पर प्लांट्स की प्रोडक्शन जब करते हैं तो हम ऊपर से एक वो छत जैसा बनाते हैं, उसको चारों तरफ से बंद कर देते हैं उसको। कभी आप कोशिश करना उसके अंदर जाने की, फट जाता है इंसान, है ना? इतनी गर्मी होती है वहाँ। क्यों? बिकॉज इट्स अ ग्रीन हाउस। यहाँ पर लाइट अंदर जब आती है फिर बाहर, तो वो गर्म कर देता है उसको। बिल्कुल ऐसे ही अर्थ पर भी लाइट अंदर आती है। कहाँ से? सन से, और अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर निकल जाती है। तो ये आपका अर्थ है, अर्थ से लाइट आ गई, सन से रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगी। जो आ रही है लाइट, इसको हम ज्योग्राफी में क्या कहते हैं? इंसोलेशन। क्या कहते हैं? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। और जो टकरा के वापस जाएगी, इसको हम क्या कहते हैं? आउट रेडिएशन। क्या कहते हैं? आउट रेडिएशन। अगर ये नहीं होगा तो यहां पर बहुत गर्मी हो जाएगी। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि यहां पर हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे गैसेस हैं
जो इस आउट रेडिएशन को ट्रैप कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, यहीं पे ट्रैप हो जाती है गर्मी हमारी, जिसकी वजह से यहां टेम्परेचर राइज होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। इन्हीं गैसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ देम, ठीक है ना। तो ग्रीन हाउस गैसेस में वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, सो कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड हम बहुत इमिट करते हैं इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद तो बहुत इमिशन होता है, उनको हम कहते ही है कार्बन इमिशंस। क्या कहते हैं? कार्बन इमिशंस। होगी इससे ग्लोबल वार्मिंग? होती है ना, जैसे मैंने बताया आपको। अब हमने कहा कि आप कार्बन इमिशंस कम करेंगे, सब कंट्री ने कहा। दुनिया की कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसने डिनाई किया कि हमें कार्बन इमिशंस कम करने चाहिए, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इट्स अ ग्रीन हाउस गैस, ये ट्रैप कर देगा एनर्जी को, गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी इधर, ठीक है। उस वजह से हमने कहा कि हम सब कार्बन एमिशंस कम करेंगे, कम करेंगे, कम करेंगे। बट कम करने का मतलब क्या? आप 100 किलो प्रोड्यूस करते थे, आपने 90 किलो प्रोड्यूस किया या 95 किलो प्रोड्यूस किया, दिस इज नॉट रिडक्शन ऑफ द कार्बन एमिशन, इससे कुछ नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? वी हैव टू बी कार्बन न्यूट्रल, वी हैव टू बी कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल क्या हो गया? कार्बन न्यूट्रल ये हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर इंसान है, दिस इज ह्यूमन पॉपुलेशन, जहाँ पर हमारी इंडस्ट्रीज है। हम क्या इमिट करते हैं? इंसान क्या इमिट करते हैं जब सांस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते हैं ना, और अंदर क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन हमें कहां से मिला? प्लांट से। तो प्लांट्स ने ऑक्सीजन बनाया, तो हमें सप्लाई किया। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो कौन लेता है? प्लांट्स लेते हैं। तो हम जो कार्बन इमिट करते हैं वो सिंक हो जाता है प्लांट्स में। इसको हम क्या कहते हैं? कार्बन सिंक। कार्बन सिंक। तो हर कंट्री को कार्बन सिंक बनाना है कि आप जो यहां से इमिट करोगे वो कहां सिंक होना चाहिए? प्लांट्स के अंदर, ताकि वो बाहर एटमॉस्फेयर में ना रहे। एटमॉस्फेयर में रहेगा ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा, उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बनेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो यहां से जो इमिशन हो रहा है उसको सिंक करना है किसी और जगह पर। अब इंडिया ने फॉर एग्जाम्पल जो इमिशंस किए, इंडिया ने 100 किलो के इमिशंस किए कार्बन डाइऑक्साइड के। कितने? 100 किलो। और इंडिया ने ये 100 के 100 किलो सिंक करा दिए। सिंक भी कितना किया? 100 किलो। प्रोड्यूस तो कर रहा है कार्बन, लेकिन सिंक भी कर रहा है साथ में। इतनी अफॉरेस्टेशन की हमने, बिलियंस ऑफ ट्रीज बनाए कि जितना भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो सब का सब आप वापस ले रहे हो। इसको हम कहेंगे ये कार्बन न्यूट्रल बन गया है। क्या बन गया है? कार्बन न्यूट्रल। हाँ, वो रात को होता है, बट ओवरऑल अगर आप रात और दिन दोनों की परफॉर्मेंस मैच करेंगे, फाइनली ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सिंक होता है, उसमें इमिट नहीं होता ज्यादा। ओके, तो मैं बोलने की बात कर रहा था, यहां से जितना इमिशन हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है? सिंक भी हो रहा है। तो आप क्या बन गए? कार्बन न्यूट्रल। इंडिया ने यही कहा कि भारत में जितनी भी इमिशंस होंगे 2070 तक हम उसको यहीं पर सिंक कराएंगे, तो इंडिया कार्बन न्यूट्रल बनेगा। क्या मैं कह सकता हूं इसका नेट इफेक्ट जीरो हो गया? तो ये क्या बन गया? नेट जीरो। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट होता है ग्रॉस जीरो। ग्रॉस जीरो, ग्रॉस जीरो क्या है? ग्रॉस जीरो हो गया कि टोटल एमिशन खत्म करने हैं। सिंक विंक नहीं, ये सिंक विंक नहीं, ये जो इमिट ही कर रहे हो ना, इमिट ही नहीं करने हैं, जीरो इमिट करना है। ऐसा पॉसिबल? ग्रॉस जीरो दुनिया की कोई कंट्री नहीं बन सकती है, ठीक है। तो हर कोई कंट्री क्या प्लेज कर रही है? वी विल बिकम नेट जीरो। दिस इज व्हाट इंडिया प्लेज्ड इन ग्लासगो समिट। समझ आ रहा है? देयर आर मेनी मोर थिंग्स इस कॉप में, वी डोंट नीड दैट फॉर दिस एग्जाम। द कार्बन, हाँ लिखिए, नेट जीरो। कार्बन न्यूट्रलिटी मीन्स that the total emissions have to be eliminated or balanced with the total carbon sink of the country, with the total carbon sink of the country. Gross zero means
ग्रॉस जीरो means that overall carbon emissions have been eliminated. Overall carbon emissions have been eliminated. समझ आ रहा है? This is a part of environment. Environment बहुत बड़ा फील्ड है, इंशाल्लाह पढ़ेंगे वो, पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था. अच्छा, इस ग्लासगो समिट में वो COP26 हुआ था, इट वॉज हेडेड बाय, इसका जो प्रेसिडेंट था कॉन्फ्रेंस का, इट वॉज आलोक शर्मा. आलोक शर्मा, ये कहाँ से है? ये ब्रिटिश पॉलिटिशियन है, आलोक शर्मा. ही इज अ ब्रिटिश पॉलिटिशियन. इंडिया से वो ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं, कोई मिनिस्टर ऐसे नहीं जाता है. वो जिस कंट्री में होगा ना कॉप, वो उस कंट्री का मिनिस्टर उसका प्रेसिडेंट बनता है. कॉप में कोई जैसे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं जाते हैं कॉप में, वो ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं, डिप्लोमैट्स जाते हैं. इतना क्लियर है? कुछ पढ़े और चलो आज करते हैं इतना.